मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 421 महासागर। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C421 महासागर। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 421 महासागर। समूह के लिए रात के समय यात्रा करना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि सेठ की तरह अधिकांश लोगों के पास अंधेरे में देखने का साधन था। यात्रा के दौरान उन्होंने सूरज के संपर्क में आने के खतरों के बारे में थोड़ी और बातचीत की। अहमद ने हीरो और रिच को सूरज से बचने के लिए एक ताबीज भी दिया था। उन्होंने उन्हें लंबी यात्राओं के दौरान धूप में रहने वाले ग्रामीणों और शरणार्थियों की डरावनी कहानियां सुनाई। ये हीट स्ट्रोक या निर्जलीकरण तक ही सीमित नहीं था। अक्सर भयानक सनबर्न होता था, जिसके परिणामस्वरूप लोगों की त्वचा बड़े-बड़े खूनी धब्बों के रूप में छिल जाती थी। जब ऐसा नहीं होता था तो वे लंबे समय तक धूप में रहने के बाद सूर्य द्वारा अभिशप्त लोगों के समान लक्षण दिखाते थे। इसने सुनिश्चित किया कि सभी ने दिन भर यात्रा करने का विचार छोड़ दिया, यहाँ तक कि नायक ने भी। हालांकि अब उन्हें कोई भयानक प्रभाव महसूस नहीं हुआ, शायद उनके स्तर के कारण उनमें से कोई भी इस यात्रा पर किसी भी स्थायी बीमारी का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। भगवान का श्राप कोई मजाक नहीं था। जैसे जैसे उनकी यात्रा उन्हें समुद्र के करीब ले गई, परिदृश्य बदल गया। धीरे धीरे बंजर भूमि में और अधिक झाड़ियां और पेड़ दिखाई देने लगे। वे घास के मैदानों की तरह ही सूखे हुए थे जहां से वे आए थे। सब कुछ अस्त व्यस्त और धूप से सफेद दिखाई दे रहा था। वे एक पुरानी धूल भरी सड़क पर चल पड़े, जिसके किनारे मृत वनस्पतियां थीं। अहमद ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हमें अब से सावधान रहना होगा। इससे पहले कि कोई पूछे, कारण स्पष्ट हो गया जब एक झाड़ी ने अचानक वेग पर हमला कर दिया। सूखी सफेद टहनियां उसे पंजों की तरह झपटने लगी। वह सदमे में पीछे की ओर उछली। उसके हाथ पर कुछ लाल निशान और कट लग गए। गुस्से में उसने झाड़ी के तने पर वार किया और वह पूरी तरह से हिलना बंद हो गया। लगभग ऐसा लगा जैसे वह पत्थर से डर गया हो। गर्मी और शर्मिंदगी से अहमद ने अपना पसीना पोंछा। मुझे जल्दी से समझाना चाहिए था। पौधे भी जीवों की तरह ही शापित हैं। जो नहीं मरा वह सूर्य की शक्ति के अधीन हो गया। कम से कम वे वहीं अटके हुए हैं जहां वे उगे थे। जब तक हम सावधान रहें और अपनी दूरी बनाए रखें, तब तक कोई समस्या नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह बेटे, जो कि संत थी, ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वह ज्यादा देर तक अपना गुस्सा बरकरार नहीं रख सकी। उसके चेहरे पर जल्द ही शांति लौट आई और अहमद ने गहरी सांस ली। वे आगे बढ़ते रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि वे रास्ते के किनारे से दूर रहें। वे पहले ही कुछ दूरी तय कर चुके थे और किसी ने भी उस झाड़ी को नहीं देखा जिसे संत ने मारा था, और वह कांच के टुकड़ों की तरह अनियमित मलबे में बिखर गई। झाड़ियों के एक हिस्से के बाद सड़क एक विशाल जंगल से होकर गुजरी। तटीय क्षेत्र कभी हरे भरे जंगल से ढका रहा होगा, अब सिर्फ सूखी और भयानक लाशें बची थीं। तारों से भरे आसमान तक फैली खाली शाखाएं ही उसे दमनकारी एहसास देने के लिए काफी थीं। सबसे ऊपर यह ज्ञान था कि वे तकनीकी रूप से दुश्मनों से घिरे हुए थे, पेड़ों के बीच अंधेरे में छिपे जानवरों को छोड़कर। वहां से गुजरना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी दिन बिताना चाहता था। हमें बराम पहुंचने में कितना समय लगेगा? नायक ने अधीरता से अहमद से पूछा। ये सुबह में दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। परित्यक्त शहर राक्षसों से भरे हुए हैं। खेतों को काटकर सीधे तटीय सड़क में प्रवेश करना बेहतर है। ये वही रास्ता था जो अहमद ने सुझाया था। वे अखाज और कालकोठरी के बीच सीधा रास्ता नहीं ले सकते थे, क्योंकि बीच में पहाड़ और जंगल थे। इसलिए उन्होंने उस दिशा में सड़क का उपयोग करते हुए बारम की ओर जाने का लक्ष्य बनाया और फिर किनारे पर पहुंचने के बाद अखाज की दिशा में मुड़ गए। शूरवीर ने समझाया कि तट के किनारे कम घिनौने जानवर थे, क्योंकि समुद्र उन्हें दिन में भी कमजोर कर देता था। इसलिए तट के किनारे की सड़क किसी भी अन्य सड़क से ज्यादा सुरक्षित थी। अधिकांश लोगों ने इसके पक्ष में बात की थी। उन्हें नहीं पता था कि जंगल में वास्तव में क्या छिपा है। अनावश्यक जोखिम से बचना बेहतर था। बेशक केवल नायक ही जितनी जल्दी हो सके लोगों की मदद करने के लिए सबसे छोटा रास्ता अपनाना चाहता था। उनके सामने क्षितिज पर घृणित सूर्य उग रहा था। घने जंगल ने सूखे खेतों के लिए रास्ता बना दिया था, जो बिना किसी खेती के बेकार पड़े थे। सुबह की रोशनी में वे सड़क के नीचे समुद्र के करीब एक शहर की रूपरेखा देख सकते थे। सेठ का दिल थोड़ा धड़क उठा और उसे लगा कि वह अकेला नहीं था। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि उसे अपनी आंखों से समुद्र देखने का मौका मिले। ये टीवी या इंटरनेट पर देखने से बहुत अलग था। मैं समुद्र तट पर जाना चाहती हूँ, एली ने चमकती आंखों से बुदबुदाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं भी, एल्जा ने अप्रत्याशित रूप से बुदबुदाया। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, रिच ने सहमति जताई। सभी ने अपनी अपनी भावनाएं साझा की। अहमद उनकी अचानक प्रतिक्रिया से थोड़ा उलझन में था। समुद्र के बहुत करीब जाना शायद सबसे अच्छा विचार नहीं होगा, अहमद ने अजीब तरह से हकलाते हुए कहा। क्यों नहीं? मासिल ने आश्चर्य से पूछा। यह सच है कि समुद्र के सामने घृणित चीजें कमजोर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी नहीं है। खासतौर पर समुद्र में मौजूद चीजें। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर रुककर और हकलाते हुए अहमद ने बताया कि पहली बार वे कब कैटाकॉम्ब देखने गए थे, जब उन्हें पता चला कि वे आश्रय दे सकते हैं। उन्होंने शरणार्थियों से सुना था कि समुद्र के पास राक्षस कम हैं और उन्होंने समुद्र तट के किनारे यात्रा करने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक था। हम सिर्फ एक आध घिनौने जीव से मिले, फिर एक समुद्री जीव अचानक पानी से बाहर निकला। उसके चौड़े जबड़े और इंसानों जैसे दांत एक साथ 5 लोगों और उनके घोड़ों को झपट कर ले गए। अस्वाभाविक रूप से उभरी हुई आंखें हमारी ओर देखती भी नहीं थी, क्योंकि वह जानवर इधर उधर छटपटाने लगा और हमें और पकड़ने की कोशिश करने लगा। अजीबोगरीब होंठ रहित मुस्कान खुल गई और तंबूनुमा जीवों के झुंड मनुष्यों और घोड़ों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाए। शूरवीर के चेहरे पर असली खौफ साफ झलक रहा था। उसे आगे बोलना जारी रखने में कुछ समय लगा। यह एकमात्र हमला नहीं था और अन्य जानवर भी थे। समुद्र में अपने आधे लोगों को खोने के बाद हमने जमीन पर उन घृणित लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। एक क्षण के लिए सभी लोग चुप हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। बस एक छोटी सी यात्रा से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? एली ने चुप्पी तोड़ी। वह वास्तव में समुद्र की यात्रा करना चाहती थी। एली, तुमने सुना कि यह खतरनाक है और हमारे पास ऐसा कुछ करने का समय नहीं है। हमें अखाज जाना है। नायक ने उसे मना कर दिया। सेठ, मैं समुद्र तट पर जाना चाहती हूँ, एली ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुमने हमारे बहादुर नेता की बात सुनी। चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि बाद में हमारे पास समुद्र के चमत्कारों पर अचंभित होने के लिए पर्याप्त समय होगा। लोहार ने उसे सांत्वना दी। आखिरकार ये तय था कि उन्हें समुद्र पार करने का कोई रास्ता खोजना होगा। यदि अहमद ने जो बताया वह सच है, तो इस दुनिया के जल क्षेत्र में यात्रा करना अपेक्षा से अधिक कठिन हो सकता है। अहमद को यह जानकर खुशी हुई कि उन्होंने समुद्र के करीब जाने पर जोर नहीं दिया। तट के किनारे की सड़क कुछ खाली मछुआरों के गांवों से होकर गुजरती थी, लेकिन अहमद के आग्रह पर वे दूर ही रहे। जैसे जैसे दिन बीते गए और समय रक्त सूर्य के करीब आता गया, दिन के दौरान उनके सामने आने वाली घिनौनी घटनाएं स्पष्ट रूप से प्रबल होती गईं। वे सब कुछ नष्ट कर देते थे, सिवाय बड़े समूहों के जो उनका अधिक समय लेते थे। सेठ को अहमद पर संदेह होने लगा। कुछ ऐसा था जो वह उन्हें नहीं बता रहा था। भले ही मछली पकड़ने वाले गांव राक्षसों या घृणित प्राणियों से भरे हुए थे, लेकिन वे उनके लिए कोई समस्या नहीं थे। शूरवीर उनसे क्या छुपा रहा था? ये तब हुआ जब वे अखाज से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर थे। एक समय में समशीतोष्ण जलवायु और बड़े शहर के करीब विशाल खेतों से घिरे ज्यादा गांव और कस्बे थे। अचानक एक दहाड़ ने उन्हें वहीं रोक दिया। कितने समय से उसे प्रवीणता प्राप्त करने का कोई कारण नहीं मिला था। अब ये सीधे स्तर पर पहुंच गया। उनके सामने जो जानवर था वह सिर्फ कोई शापित या उत्परिवर्तित प्राणी नहीं था। ये पिघले हुए राक्षसों का एक भयानक मिश्रण था। पास के एक बर्ड से उन पर हमला करने वाला एक 6 या 7 मीटर लंबा मानव जैसा प्राणी था। पिघले हुए मांस से बनी खोपड़ी पर दिखाई देने वाली एक खोखली आंख की गुहा से वे अनुमान लगा सकते थे कि आधार कभी एक साइक्लोप्स था। हालांकि जहां उसकी पसलियां होनी चाहिए थी, वहां एक विशाल मुंह खुला था, जैसे कि किसी अन्य जानवर का सिर उसके धड़ में मिला हुआ हो। इसकी त्वचा का बाकी हिस्सा मानव और पशु अंगों और शरीरों से जुड़ा हुआ था, जैसे कि इसने अपनी पिघली हुई त्वचा के बहुत करीब आने वाली हर चीज को अवशोषित कर लिया हो, जो अब काले कवच वाले चूमों में कठोर हो गई थी, जिसे वे पहले से ही अन्य जानवरों से जानते थे। इसे देखना घिनौना और भयावह था, इस हद तक कि सिर्फ ये दृश्य ही इसके शिकार लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता था।
शायद सबसे चिंताजनक बात यह थी कि इसमें अभी भी इतनी बुद्धि थी कि वह एक बड़े डंडे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। वह अपनी दिशा में भागते हुए उसे जमीन पर घसीटा रहा। वह क्या है? ब्रॉ, शक्तिशाली भिक्षु सामान्य से कई सप्तक ऊंची आवाज में चिल्लाया। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 422 उलझन भरी घृणा। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C422 उलझन भरी घृणा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 422 उलझन भरी घृणा। अरे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शहर के इतने करीब भी कोई बचा होगा। अहमद ने गाली दी और पार्टी ने जल्दी से कतार बना ली ताकि उस विशालकाय जानवर को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सेठ ने शूरवीर को घूर कर देखा तो वह सही था कि उनके गाइड ने उनसे कोई रहस्य छिपाया था। दुर्भाग्य से शूरवीर की गुप्तता को समझने का समय नहीं था। अभ्यास की दिनचर्या के साथ नायक पहले हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और युद्ध की अपनी रेखा स्थापित करता है। चाहे वह बेन हॉकर को कितना भी कम पसंद क्यों न करता हो, सेठ को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास एक भयानक ताकत थी। वह व्यक्ति जिसने 5 कालकोटरी मालिकों और कुलीन राक्षसों की एक सेना को दूर रखा था, उसे सामान्य घृणित प्राणियों या राक्षसों का सामना करने के लिए खुद पर जोर नहीं डालना पड़ा। मासेल, ब्रॉ, कैट और एली ने हाथापाई के अग्रदूतों के रूप में उसका पीछा किया। मानक रणनीति ये थी कि जानवर का ध्यान उनके बीच में ही रखा जाए ताकि बोझ कम से कम हो। अपने स्थापित अग्रदूत पर भरोसा करते हुए बाकी सभी ने मंत्र पढ़ना या बम डालना शुरू कर दिया। सेठ ने अभी अपना राक्षसी वीणा उठाकर एक शक्तिवर्धक गीत गाया ही था कि अकल्पनीय घटना घट गई। नायक ने भयानक जानवर के हमले का सामना किया और उसे पीछे धकेल दिया गया। महाकाव्य तलवार हवा में बेतरतीब ढंग से घुमाए गए क्लब से टकराए और नायक हवा में उछल गया। आश्चर्यचकित अन्य 4 को आसानी से दूर धकेल दिया गया और उल्टी करने वाले राक्षस ने पीछे के गार्ड पर स्वतंत्र रूप से हमला किया। चीजें एक पल में बदल गईं क्योंकि हर कोई अचानक गंभीर हो गया। आराम से काज तुरंत पूरा हो गया और अचानक जादू की बमबारी की दीवार ने घृणा को रोक दिया, जिससे वह अपने रास्ते पर रुक गया। धुंध के घने बादल ने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे शरीर पर मौजूद असंख्य आंखें अंधी हो गईं। धुंध से बर्फ के टुकड़े बाहर निकल आए, जिससे जानवर में छेद हो गया और वह स्याही में बदल गया। उसकी कुल हरकतें अचानक धीमी हो गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह धीमी गति में फंस गया हो। केवल सेठ ने कुछ सुपर शक्तिशाली तत्काल चाल नहीं चली। लोहार के पास एक कवि के रूप में अपनी भूमिका में बस एक नहीं था। यह एक गीत की कमी थी, इसे सही ढंग से गाया जाना था और इसे छोटा नहीं किया जा सकता था। स्थिति प्रभाव, क्रोधित, ठहराव, जम जाना, अंधा होना, ग्रेटर दैन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अवलोकन के साथ जानवर की जांच करने पर स्थिति प्रभावों की संख्या के बावजूद यह देखा जा सकता था कि इस हमले से उसे लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। मोहरा सदमे से उबर चुका था और उसने फील्ड बॉस पर हमलों की बौछार शुरू कर दी थी। हालांकि जब अस्त व्यस्त नायक आखिरकार लड़ाई में वापस आया, तब भी उन्हें जानवर के विशाल स्वास्थ्य और कवच को काटने में मुश्किल हुई। दूसरी ओर यह स्पष्ट था कि वे अभी भी पीछे हट रहे थे क्योंकि पार्टी में किसी को भी कोई चोट नहीं लगी थी। उनकी औसत दर्जे की टीम वर्क के साथ बॉस को हराने में उम्र लग जाएगी, तब से को एक मौका दिखाई दिया। क्रोना, दर्शक अचानक प्रकट हुए राक्षस की उपस्थिति से भयभीत थे। वे पहले से ही अन्य टीमों के समान जानवरों को जानते थे, लेकिन यह एक दूसरे स्तर की बदसूरती थी। वे जीवन की उच्च आबादी वाले क्षेत्रों में दिखाई देंगे और रक्त सूर्य के नीचे शापित प्राणियों के विलय का परिणाम थे। उनकी शक्ति अवशोषित व्यक्तियों की संख्या के साथ तेजी से बढ़ेगी। सभी को निराशा हुई कि जो शानदार तरीके से शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक युद्ध में बदल गया। वे वही चाहते थे जो हर दर्शक चाहता था, एक आकर्षक, रोमांचक लड़ाई जो उनके खून को उबाल दे। कई लोग दूसरी टीम में जाने वाले थे या दूसरे चैनल पर शो करने वाले थे, तभी विदेशी संगीत ने युद्ध के मैदान को भर दिया। वह कवि, जो अपने हाथ में दिलचस्प वाद्य यंत्र के बावजूद साधारण गाने बजा रहा था, अचानक अपना रूप बदल दिया। पूरी तरह से ध्वनियों का एक पूरा और जटिल सेट, जिसकी उम्मीद कोई भी इस वाद्य यंत्र से नहीं कर सकता, वीणा से उत्पन्न हुआ। जटिल संगीत के साथ एक गहरी राक्षसी आवाज भी थी। यह आकर्षक रूप से श्रोताओं के कानों में अपनी जगह बना लेती थी। कुछ लोग भाषा जानते थे, लेकिन सभी इसका अर्थ समझते थे। दुनियाओं का टकराव और नियंत्रण के लिए संघर्ष। युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए आंखें स्क्रीन पर बंधी हुई थीं। हमले तेज होते गए, समय बेहतर होता गया। अचानक टीम के सदस्य मिलकर काम करने लगे। घड़ी की तरह वे लगभग कोरियोग्राफ अंदाज में चलने लगे। जादू ने शोषण के लिए अवसर पैदा किए। हमले देर हो गए और स्थिति प्रभाव समयबद्ध हो गए। जब सभी लोग गहरे संगीत में डूबे हुए थे, उनका खून उबल रहा था और उनके सिर में कार्रवाई के लिए आधारहीन उत्साह भरा हुआ था। दर्शक अपनी सीटों से उछलना चाहते थे, लेकिन टीम ऐसे चल रही थी जैसे किसी दुष्ट कठपुतली संचालक द्वारा नियंत्रित हो रही हो। उनके चेहरे भावहीन थे, उनकी चालें धुन के साथ तालमेल बिठा रही थी। लड़ाई की गति बढ़ गई थी। खून बहने लगा, घाव जमा हो गए। अंत में एक टीम के खेल में भयावह सटीकता के साथ विशालकाय फील्ड बॉस को काट दिया गया। ये सब कुछ सदस्य की शक्ति में मामूली वृद्धि किए बिना या उनके रहस्यों को उजागर किए बिना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब यह विशालकाय मूर्ति अंततः ढह गई और संगीत समाप्त हो गया, तब उर्थन टीम के सदस्यों में भावना के लक्षण वापस आए। दर्शकों के लिए भी यही स्थिति थी, जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी थी। ऐसा लगा जैसे वे संगीत बंद होने पर किसी सम्मोहन से बाहर आ गए हों। उनके दिलों की धड़कनें उस उत्साह से बढ़ गई थी जो उन्होंने अभी अनुभव किया था। इस विषय ने शीघ्र ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बहुत से लोग उस कवि के बारे में जानने के लिए आगे आए, जिसने अचानक अपनी डरावनी संगीत प्रतिभा की झलक दिखा दी थी। शॉन को बड़ी राहत तब मिली जब क्रोना 5 चैनल और उसकी सेवाओं की लोकप्रियता में उछाल आया। एक टीम के अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने की बात लोगों के ध्यान से ओझल हो गई। केटी क्विनैन, सेठ की सांस फूल रही थी और उसका गला खराब था। उसका मान भी लगभग समाप्त हो चुका था। अन्यथा वह गाने के परिणाम से काफी खुश था। यह उन कुछ गानों में से एक है जिसमें दानव की शक्ति को चैनल करने के लिए केवल मान की आवश्यकता होती है। इसके प्रभाव बहुत अच्छे थे। क्या हुआ? टीम के सदस्यों ने हकलाते हुए पूछा। लड़ाई के अचानक समाप्त होने से वे अभी भी भ्रमित थे। केवल धुंध दानव की चमकती आंखों से सेठ को देख रहा था। मिसो के चेहरे पर लिखा था, वह एक राक्षसी कवि था। यही आपका संगीत था, है ना? नायक ने पूछा। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपके लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। सेठ ने खुशी से कहा, नायक के चेहरे पर लिखे बड़े लेकिन को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। अन्य चेहरों पर ज्यादातर भ्रम और राहत लिखा हुआ था। नायक ने मामले को शांत रहने दिया, जैसा कि बाकी सभी ने किया, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि सेठ ने अचानक उन पर नियंत्रण नहीं कर लिया था और उन्हें अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियों के समूह में नहीं बदल दिया था। उन्हें शुरू से ही यह बात स्पष्ट थी कि वे प्रतिरोध करना चुन सकते थे और अगर वे ऐसा करते तो कुछ नहीं होता। वे पूरे समय कमोबेश सचेत थे और रुक सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी इस अजीब अनुभव ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और जो कुछ हुआ उससे निपटने के लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता पड़ी। अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं खुद ही लाश को ले लूंगा, सेठ ने तथ्यात्मक रूप से कहा और कीमा बनाया हुआ शरीर बैग में डालने के लिए आगे बढ़ा, जैसा उसने पहले दूसरों के साथ किया था। लोहार को दूसरों के साथ समझौता करने में आसानी हुई क्योंकि किसी को भी घृणित लोगों के शवों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये शर्म की बात है कि जब ये जीवित था तो मैं इसका स्वाद नहीं ले सका, पफल्स ने अफसोस जताया। रिकॉर्ड पर नियंत्रण पाने के बाद सेठ ने पफल्स को अपनी यात्रा के दौरान एकत्रित की गई घृणित लाशों से खिलाना सुनिश्चित किया। दुष्बम सेंटीपीड के अनुसार वे बहुत स्वादिष्ट थे और उनके लिए उच्च पोषण मूल्य वाले थे। सेठ हर बार जब आइविसन ने इस विषय को उठाया तो वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। जब उसने फील्ड बॉस के शरीर के ऊपर तैरती हुई चीज को देखा तो वह आश्चर्य से चिल्ला उठा। इस स्तर और कठिनाई के बॉस के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम अनुभव देता था। क्या यही कारण था? शरीर के ऊपर असंबद्ध आत्माओं का एक समूह तैर रहा था। एक तरफ वे अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन मूल्यांकन के तहत वे सभी एक ही आत्मा के थे। ये बहुत अजीब और थोड़ा परेशान करने वाला था। इससे संकेत मिलता है कि सूर्य का अभिशाप पीड़ित की आत्मा को भी प्रभावित कर सकता है। बेतरतीब ढंग से जुड़े हुए और क्रॉस दूषित आत्माओं का एक समूह अस्थिर कनेक्शन और अव्यवस्थित स्मृति संदूषण से अपने आप रहने के लिए प्रबंध बनाते हैं। एक निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री जिसके साथ काम करने के लिए बहुत समय और परिशोधन में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ग्रेटर दैन
विशाल होने के बावजूद यह कोई अच्छी सामग्री नहीं थी। कम बुरी तरह से जुड़े हुए आत्माएं मूल रूप से समानता और गुणवत्ता में भिन्न थी, लेकिन इस तरह से बस एक गड़बड़ हो गई। इस पर बहुत समय बर्बाद करने के बजाय लोहार के पास एक बेहतर विचार था। उसने बस इसे चारों के ओबोल में डाल दिया। तुम्हें इस बारे में पता था, नायक, जो अपनी शंकाओं पर काबू पा चुका था, अहमद की ओर रुका। अब शूरवीर से निपटने का समय आ गया था। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या यही कारण था कि आपने हमें बस्तियों से दूर रखा? सेठ ने बीच में कहा। इसकी उपस्थिति से ही यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ऐसा प्राणी कैसे पैदा होगा। जिन गांवों में अच्छी खासी आबादी होती, वहां इस सर्वनाश की शुरुआत में इस तरह के जानवर के पैदा होने की संभावना अधिक होती। मैंने सोचा था कि एक बार जब आप अम्लिक मिशन का सामना करेंगे तो आप भाग जाएंगे। समामिलन, हम इन घृणित प्राणियों को यही कहते हैं। वे रक्त सूर्य के नीचे कई अलग अलग राक्षसों और मनुष्यों के सम्मिलन से निर्मित होते हैं। दिखाए गए स्तर की तुलना में वे बेहद शक्तिशाली हैं। अहमद, मुझे लगा कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। तुम मुझ पर इस तरह शक कैसे कर सकते हो? नायक को इस अविश्वास से बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दो। अहमद सिर्फ इतना ही कह सका। उसने कोई बहाना बनाने की हिम्मत नहीं की और बस माफी मांग ली। क्या तुम दोनों का काम हो गया? क्या अब हम जा सकते हैं? सेठ ने लाश को बैग में रखने के बाद पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 423 आकाश। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C423 आकाश। एड्स बाय पब फ्यूचर अध्याय 423 आकाश। जैसे जैसे ये राक्षस और भी अधिक सामने आए, टीम के लिए आगे की लड़ाइयां और भी कठिन होती गईं। फिर भी पूरी तरह से व्यवस्थित टीम प्ले का अनुभव करने के बाद वे कुल मिलाकर बहुत बेहतर हो गए, जिससे सेठ के गले से बहुत दबाव कम हो गया। ये बात सच रही कि जानवर ने उनकी ताकत की तुलना में बहुत कम अनुभव दिया। सेठ मुश्किल से अपने अनुभव गेज को भरने में कामयाब रहे और लेवल 61 तक पहुंचे। जैसे जैसे वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए, क्षितिज पर घने बादल छाने लगे। काले बादलों की इस दीवार को देखकर ही उन्हें अपनी अब तक की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। जैसे ही वे हल्के बादलों से घिरे परिदृश्य में पहुंचे, सूर्य की तीव्रता कम हो गई। हो, क्या ये किसी राक्षस का काम है? मिस्टो ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। हाँ, भगवान ने एक राक्षस के साथ सौदा किया है कि शहर के ऊपर आसमान को घने बादलों से ढक दिया जाए ताकि शहर को श्राप से बचाया जा सके। अहमद ने समझाया। तुमने शैतान के साथ सौदा किया है। नायक ने अपनी चिंता व्यक्त की। डेल्टा के बाहर के लोगों का राक्षसों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं था और टीम में मिस्टो के साथ कम समय बिताने से इनको अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने में मदद नहीं मिली थी। चिंता मत करो, लॉर्ड क्यूलिस एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। उनके बादल निर्माण ने वास्तव में हमारे लोगों को बचाया है। आसमान बादलों से ढका हुआ था, इसलिए उन्होंने दिन में यात्रा शुरू की और जल्द ही आकाश को देख पाए। शहर के ऊपर का आसमान स्याही की तरह काला था और रात में बिना देखे इसकी रूपरेखा देखना मुश्किल था। अंधेरे में डूबा शहर एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था। दीवार बहुत बड़ी थी, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। वे मचान और दर्जनों श्रमिकों को किलेबंदी में विशाल गेज और टूटने को ठीक करने की कोशिश करते हुए देख सकते थे। सैकड़ों लोग खाई में घिनौने जीवों के शवों को जलाते और ले जाते हुए देखे गए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि सैकड़ों काले धुएं के स्तंभ आसमान में उठ रहे थे, जो काले बादलों में मिल रहे थे। यह इलाका गड्ढों और युद्ध के निशानों से भरा हुआ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अहमद का चेहरा नुकसान की मात्रा देखकर उतर गया, लेकिन उसने जल्दी से इसे पार्टी से छिपा दिया। ऐसा लग रहा था कि आखिरी खूनी सूरज शूरवीर की उम्मीद से भी ज्यादा बुरा था। दिन था, लेकिन धुंधल के में शहर में बहुत कम रोशनी थी। अगर किसी ने शूरवीर का हैरान चेहरा देखा था तो उसने उसे अपने तक ही सीमित रखा। सेठ ने अपनी नाप पकड़ ली क्योंकि जलते और सड़ते हुए मांस की बदबू उन्हें भी लग रही थी, जैसा कि बाकी लोगों ने भी किया। मजदूरों ने अपने चेहरे पर गंदे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सेठ को यकीन नहीं था कि क्या इसे वाकई उस भयानक बदबू से निपटने में मदद मिली। जब वे अहमद के पीछे पीछे ड्रॉब्रिज के पार गए तो खाई का गंदा पानी और भी ज्यादा बदबूदार हो गया। नीचे देखने पर लोहार ने देखा कि खाई में अभी भी बहुत सी सड़ती हुई लाशें भरी हुई थी। उसे उल्टी आने लगी और उसने अपने पेट की सामग्री को भी उल्टी में मिला दिया। मजदूरों ने सड़ती हुई लाशों को पकड़ने और बाहर निकालने के लिए नाव के हुक का इस्तेमाल किया। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आइबिसन ने अचानक घोषणा की। क्या उसे राहत महसूस करनी चाहिए या चिंतित होना चाहिए, क्योंकि सेंटीपीड ने सोचा कि वह उन चीजों को इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा था। अहमद ने गेट पर गार्ड का अभिवादन किया। ये महत्वपूर्ण अतिथि हैं जो लॉर्ड हे से बात करना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें अंदर जाने से पहले उनकी उपस्थिति के बारे में बताया। विशाल दीवार के पार का शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। समुद्र से आने वाली ताजी हवा से भयानक बदबू थोड़ी कम हो गई थी। दीवार के सबसे नजदीकी घरों में सिर्फ कंकाल बचे थे। जब व्यापारी ने दिलचस्पी से पूछा तो अहमद ने बताया कि दीवार की मरम्मत और उसे मजबूत बनाने के लिए कई घरों को ध्वस्त कर दिया गया था और उन्हें खोदकर निकाला गया था। इस समय आम नागरिक सूरज की रोशनी का सामना नहीं कर सकते थे। लोगों को खदान में सामग्री लाने के लिए भेजना असंभव था। उन्हें बादलों की आड़ में जो कुछ भी मिल सकता था उसी से काम चलाना पड़ता था। व्यापारी ने पूछा, खाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुपोषित लोगों को अपने घरों में या जो कुछ बचा था उसे देखकर। यह घेराबंदी जैसा था, लेकिन दुश्मन सेना स्वयं सूर्य थी। जब मैं गया था तब भी हमारे पास 2 महीने के लिए पर्याप्त राशन था। शुरुआत में हम तट के पास उतले पानी में मछली पकड़ सकते थे, लेकिन इस बीच समुद्र बहुत खतरनाक हो गया है। मैंने सुना है कि दरबारी जादूगर कृत्रिम खेतों पर काम कर रहे थे। अगर वे सफल नहीं हुए तो हालात गंभीर हो सकते हैं। शूरवीर ने ईमानदारी से जवाब दिया। व्यापारी चिंतामग्न होकर चुप हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अहमद, क्या तुम्हें लगता है कि हम लॉर्ड क्यूलिस से भी मिल सकते हैं? मिस्टो ने पूछा। शहर में प्रवेश करने के बाद से ही राक्षस मोहित होकर आकाश की ओर देख रहा था। जब हम राजा से मिलेंगे तो वह शायद वहां होगा, अहमद ने उत्तर दिया और उन्हें नगर राजा के महल में ले गया। आलीशान हवेली को अब तक किसी भी तरह की लूट से बचाया गया था। बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड ये सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी अंदर न घुस पाए। कई गार्ड भूखे लोगों की भीड़ को रोकने में व्यस्त थे जो और अधिक राशन मांगने आए थे। ये केवल अहमद की बदौलत था कि वे शांतिपूर्वक हवेली में पहुंचे, जहां वे अंततः लॉर्ड हस से मिल सके। संघर्षरत शहर की मदद करने के नायक के जल्दबाजी भरे वादे के अलावा इस महान व्यक्ति से बात करने के लिए उनके पास कुछ कारण थे। उन्हें एक जहाज और संभवतः एक चालक दल की जरूरत थी। उन्होंने जो जानकारी कैटाकॉम्स में एकत्र की थी उसके अनुसार उन्हें समुद्र पार करके उत्तरी टाइग्रिस की यात्रा करनी होगी। हालांकि बंदरगाह शहर के लिए समुद्री यात्रा वर्तमान में अकल्पनीय थी। खतरों के कारण वाणिज्यिक समुद्री व्यापार स्थगित कर दिया गया था। अब केवल लॉर्ड से चालक दल, जहाज और संभवतः बंदरगाह छोड़ने की अनुमति मांगना ही बचा था। सबसे पहले वे लॉर्ड के सलाहकार से मिले, जो अहमद को खबर मिलने के बाद जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया था। वे अहमद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। हम वहां से किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते, कोई नहीं आएगा, उसने रिपोर्ट समाप्त की। अहमद की कहानी सुनकर पार्टी को फिर से याद आया कि रक्त सूर्य का उदय कितना भयानक था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उसके सभी साथी कब्जे वाले तल की रक्षा करने में मदद करते समय कैटाकॉम्ब पर घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। बुरी खबर सुनकर सलाहकार का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह मेहमानों के सामने कमजोरी नहीं दिखा सकता था। ये गैर पेशेवर था। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए। क्या यह इन लोगों की बदौलत था? हाँ, वे दूसरी दुनिया से आए आगंतुक हैं और शायद हमारी मदद कर सकें। मैं उनकी बदौलत वापस लौटने में कामयाब रही। दूसरी दुनिया से आए आगंतुक? सलाहकार ने चौंक कर पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अहमद ने वही दोहराया जो उन्होंने उसे बताया था, इस दुनिया में आने के मकसद और हीरो द्वारा उनकी मदद करने के वादे के बारे में। सेठ की आवाज के प्रभाव के बाद सलाहकार ने उन पर उतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जितना अहमद ने किया था। फिर भी वे एक हताश स्थिति में थे और उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। कुछ देर तक उनकी बातें सुनने के बाद सलाहकार आखिरकार उन्हें शहर के राजा के पास ले गया। केवल वही अंतिम निर्णय ले सकता था। वे लॉर्ड से किसी भव्य सिंहासन कक्ष या आलीशान कार्यालय में नहीं मिले। काली दाढ़ी और लंबे बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी पसीने से लथपथ था और एक तरह के ग्रीनहाउस में खेत में काम कर रहा था।
क्षणों का एक ढांचा जो मोटे प्रकाशरोधी कपड़े से ढका हुआ था। कपड़े के अंदर जादुई रून कसकर भरे हुए थे जो क्षेत्र को रोशन करते थे। हालांकि वे उससे अलग थे जो उसने सीखा था। सेठ के अनुभव ने उसे मोटे तौर पर बताया कि ये रून क्या करते हैं। कुछ ऐसी भी आकृतियां थीं जो सूर्य के प्रकाश को पुनः उत्पन्न करती थीं। कुछ ने पौधों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए पृथ्वी और पानी की आभा को मजबूत किया। अन्य ने ग्रीनहाउस को शक्ति प्रदान करने के लिए जादू इकट्ठा किया। वहां वस्त्र पहने हुए अन्य आकृतियां थीं जो कपड़े की देखभाल कर रही थीं और नोट्स ले रही थीं। खेत छोटे-छोटे हरे अंकुरों से भरा हुआ था। यह इस दुनिया में पहली बार सामान्य हरा पौधा था जिसे उन्होंने देखा था। अहमद, तुम वापस आ गए। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम वापस आ गए। लॉर्ड ने शूरवीर का खुशी से स्वागत किया। लेकिन शूरवीर की वापसी से वह चाहे कितना भी खुश क्यों न हो, खबर सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वह उससे आए दल के बारे में भी संशय में था। वे अपना स्थान बदलकर ड्राइंग रूम में चले गए जहां वे शांति से बातचीत कर सकते थे। तो आप हमें टायरेबस तक जाने के लिए चालक दल के साथ एक जहाज के बदले में मदद करना चाहते हैं। उसने सोचा। अहमद और हीरो से पूरी कहानी सुनने के बाद वह उनसे ज्यादा खुद से बात कर रहा था। मैं तुम्हें कोई दल नहीं दे सकता। मैं अपने किसी भी नाविक को फिर कभी उस जल क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा। तो फिर कई जहाजों के बारे में क्या ख्याल है? व्यापारी अचानक बिना बारी के बोला। ह्यूबर्ट हरकर ने आश्चर्य से पूछा। नायक ने जोर देकर कहा था कि नेता के रूप में यह उसकी भूमिका है कि वह स्वामी से बातचीत करे। उसने व्यापारी को केवल नाराजगी से देखा, लेकिन उसने इसे जाने दिया क्योंकि उसे लगा कि व्यापारी का कोई मकसद था। कई जहाज लेकिन कोई चालक दल नहीं। इससे आपको क्या फायदा होगा? ये हमारी समस्या होगी। व्यापारी ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने सुना है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन जहाज पाने के लिए ये काफी नहीं है। व्यापारी ने पूछा। क्या आप हमें अपना प्रस्ताव तैयार करने के लिए थोड़ा समय देंगे? स्वामी ने एक क्षण के लिए वृद्ध सज्जन की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। फिर वह उन्हें ड्राइंग रूम में अकेला छोड़कर चला गया। एज बाय फ्यूचर को फायदा नाप तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 424 सौदा। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C424 सौदा। एज बाय फ्यूचर अध्याय 424 सौदा। ह्यूबर्ट मैकार्थी आयामी व्यापारी। सेठ ने अपनी यात्रा की शुरुआत में खुद को पेश करने के तुरंत बाद अपना नाम भूल गया था। उसे ये तभी याद आया जब हीरो ने उसे यह नाम दिया। मुझे पता है यहाँ हर किसी के पास अपने रहस्य और कौशल हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करना चाहते। हालांकि हम एक साथ स्थिति में फंस गए हैं और हमें जानकारी साझा करनी चाहिए। क्या आप में से किसी के पास कोई ऐसा कौशल है जो हमारी वर्तमान स्थिति में उपयोगी हो सकता है? आयामी व्यापारी ने शुरू किया। मैं ये बताकर शुरुआत करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं और मेरी योजना क्या है। एक आयामी व्यापारी के रूप में मेरे पास एक बहुआयामी व्यापार और नीलामी प्रणाली तक पहुंच है। दुर्भाग्य से इसकी अपनी आंतरिक मुद्रा थी और सिस्टम के सिक्कों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। अभी मैं केवल मुद्रा प्राप्त करने के लिए चीजें बेच सकता हूं या उनका विनिमय कर सकता हूं। मैंने कई जहाजों के लिए इसलिए कहा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उन्हें एक जादुई जहाज के बदले में दे सकता हूं। तब हमें जहाज चलाने के लिए चालक दल की जरूरत नहीं होगी। ह्यूबर्ट ने समझाया। सभी ने सिर हिलाया। अगर व्यापारी वाकई ऐसा कुछ खरीद सकता है तो इससे उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। सवाल यह था कि भगवान को कैसे समझाएं कि यह इसके लायक है। बेन हॉकर कभी भी जहाज चुराने के लिए राजी नहीं होगा। उन्हें वैसे भी मदद करनी थी क्योंकि उन्हें रवाना होने से पहले अगले रक्त सूर्य के गुजरने का इंतजार करना था। समुद्र के बीच में शापित आकाशीय पिंड से आश्चर्यचकित होना बेहतर नहीं था। भले ही वे बेन जैसे नायक न हो, अगर रक्त सूर्य खत्म होने से पहले शहर गिर गया तो वे गहरी मुसीबत में पड़ जाएंगे। व्यापारी ने आगे कहा। मैं शहर के लिए सिस्टम से राशन खरीदने की पेशकश कर सकता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह पर्याप्त होगा क्योंकि इसकी कीमत तो होगी ही। एली अचानक उसके पास झुकी और उसके कान में फुसफुसाई। मैं खाए और लाशों को साफ करने के लिए अपने कीचड़ को छोड़ सकता हूं। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? सेठ ने एक पल के लिए सोचा। ये सच था। एक स्लाइम रैंचर के रूप में एली अपने पालतू जानवरों के स्थान पर अपने साथ सभी स्लाइम लाने में सक्षम थी। वास्तव में हाथापाई की लड़ाई में उसके मौलिक घुसे और किक सभी कौशल उस स्लाइम की ताकत और तत्व पर आधारित थे जो उसकी मुट्ठी या पैरों को घेरे हुए थे। लेकिन ये हाथापाई कौशल सिर्फ उसकी असली शक्ति को छुपाने के लिए था ताकि वह युद्ध में कीचड़ की सेना को बुला सके। कुछ नेक्रोमैंसरों की तरह उसका वर्क सिर्फ अपने सैनिकों को बढ़ाने और मजबूत करने के बारे में था। उसे बस चीजों को मारने और पुनर्जीवित करने के अलावा थोड़ा और काम करने की जरूरत थी। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन उन सभी का एक साथ उपयोग न करें। एक अंश का उपयोग करके उन्हें चक्रित करने का प्रयास करें। तुम्हारा मतलब है तो कोई भी एक बार में पूरा नंबर नहीं देख सकता। ये तो बहुत बढ़िया है। एज बाय फ्यूचर मजाक बंद करो, चलो इसी पर चलते हैं। जब वे फुसफुसा रहे थे तो दूसरों ने मदद करने का अपना तरीका सुझाया था। हीरो और रिच रक्त सूर्य की लड़ाई में सबसे उपयोगी होंगे। यदि गुलाम बनाने वाला सभी रक्षकों को अनुबंधित करने में कामयाब हो जाता है तो वह एक साथ उनकी शक्ति में सुधार कर सकता है। इसी तरह सैंटेस, एल्जा, रॉय और मार्सेल केवल अपनी युद्ध क्षमता की पेशकश कर सकते थे। कैड ने शहर के स्वामी पर एक भ्रम डालने का सुझाव दिया ताकि वे बस जहाजों को सौंप सकें, जिसके कारण क्रोधित नायक ने उसे कड़ी फटकार लगाई। मैं खाए और शहर को साफ करने के लिए अपने स्लाइम को बुला सकता हूं। एली ने न्याय और सत्ता के दुरुपयोग के बारे में नायक के तीखे भाषण को बीच में ही रोक दिया। इस पर दूसरों का ज्यादा ध्यान नहीं गया और व्यापारी ने बस इसे नोट कर लिया। सेठ ने कुछ नहीं कहा। वह दीवार को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह अभी तक उजागर करना चाहता था। उसने बिना बताए इसे गुप्त रूप से करने के बारे में सोचा। जब उन्होंने सारी जानकारी एकत्र कर ली और उसे एक प्रस्ताव के रूप में तैयार कर लिया, तब वे भगवान से मिलने गए। आप स्लाइम्स को बुला सकते हैं, लॉर्ड हेज ने उत्साह से पूछा। उनकी उम्मीदों के विपरीत ये कचरा और शव हटाने का छोटा और खारिज किया गया फुटनोट था जिसने स्वामी की गहरी रुचि आकर्षित की। हाँ, एली ने लॉर्ड के अचानक परिवर्तन से परेशान होकर उत्तर दिया। यह अद्भुत है। 2 जहाज भूल जाओ, मैं तुम्हें 4 जहाज दूंगा अगर तुम उस घिनौने खाई को साफ कर सको और पीछे कुछ कीचड़ छोड़ सको। बाद में शांत होने के बाद हज ने बताया। खाई वरदान और अभिशाप दोनों थी। उन्होंने इसे अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खोदा था और शुरू में ये बहुत बढ़िया काम कर गया। लेकिन जैसे जैसे खाई भरती गई और घृणित चीजों की लहरों के बाद लाशों से अपवित्र होती गई, यह एक अप्रत्याशित बाधा बन गई। ये सिर्फ बदबू ही नहीं थी जो पूरे इलाके के लोगों के मूड को प्रभावित कर रही थी, बल्कि तनाव और आक्रामकता का कारण भी बन रही थी। पानी इतना जहरीला हो गया था कि दीवारों और नींव की मरम्मत करने के लिए अंदर जाने वाले मजदूर बीमार हो जाते थे। यहाँ तक कि छोटे छोटे घाव भी सूज जाते थे और जल्द ही गंभीर सेप्सिस का रूप ले लेते थे। खाई एकमात्र समस्या नहीं थी। बिना किसी वर्षा के शहर की नहरबंदी काम नहीं कर रही थी और वे सचमुच अपने ही मन में डूब रहे थे। इतना ज्यादा कि नागरिकों ने अपना काम समुद्र में या दीवार के पार खाई में करना शुरू कर दिया। ये घिनौना था। इस प्रकार एली नगर के स्वामी के लिए मोक्ष के दूत की तरह थी, जिसे राक्षसों के झुंड द्वारा घेर लिए जाने तथा जनता को परेशान करने वाले खाद्यान्न की कमी के अलावा और भी अधिक बदतर परिस्थितियों से निपटना पड़ता था। एली ने गर्व से अपनी विनम्र छाती फुला ली, ये देखकर कि उसकी शक्तियों की सबसे अधिक मान थी, खासकर जब उसे लगा कि दूसरों ने स्लाइम्स की शक्ति को तुच्छ समझा था। एज बाय फ्यूचर बेशक भगवान भी आयामी व्यापारी से आपूर्ति खरीदने के लिए खुश थे, हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था। उन्होंने पहले ही देख लिया था कि वे अपने भोजन की कमी से निपटने के लिए उपाय विकसित करने में कामयाब रहे थे। जहां तक गुलाम बनाने वाले के प्रस्ताव की बात है, लॉर्ड ने अनुबंध पर एक नजर डालने के बाद इसे स्वीकार कर लिया। रिच यहां तक कह सकता था कि लॉर्ड या सेना के कप्तान के आदेश उसके आदेश से ऊपर हैं। गुलाम बनाने वाला आखिरकार चमकने का मौका पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी अपनी टीम का कोई भी सदस्य उसका गुलाम बनने को तैयार नहीं था। बातचीत समाप्त होने के बाद समूह अलग हो गया। खूनी सूरज उगने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। मिस्टर बादल दानव से मिलने के लिए भाग गया, जिस पर उसे अपने ही कबीले का होने का संदेह था। रिच गुलामों को लेने के लिए सेना की बैरक में गया। व्यापारी लौट के साथ रहा, क्योंकि वे आपूर्ति के बदले सामान की तलाश कर रहे थे।
युद्ध के लिए उपयोगी लोगों को कुछ भी करने की आजादी थी, जबकि सेठ एली के पीछे खाई तक गया। उनके साथ एक संदेशवाहक था जो लोगों को स्लाइम रेंच के काम के बारे में सूचित करता था। जब एली गंभीर हो गई तो यह नजारा काफी शानदार था। उसने अपना हाथ हिलाया और कई अलग-अलग रंगों के स्लाइम्स की एक सेना मैदान पर दिखाई दी, जिसमें अभी भी जली हुई लाशों के ढेर से धुआं निकल रहा था। सैकड़ों स्लाइम्स ने शहर के गेट के सामने के क्षेत्र को भर दिया। क्या हमने केवल अंश का उपयोग करने के बारे में बात नहीं की थी? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन ये तो बस एक अंश है। मेरे पास जो कुछ है उसका लगभग 5वां हिस्सा, और ये सिर्फ कम योग्यता वाले हैं, जिनका मैं प्रजनन के लिए उपयोग नहीं करती हूँ, उसने बेपरवाही से उत्तर दिया। रंगीन जेली बॉलर्स ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाशों के ढेर को गोलना शुरू कर दिया और किनारे से खाई में बह गए। यहाँ तक कि जिस धरती पर वे गए, वह भी साफ हो गई, बिना किसी पौधे, खून, भू या लाश के मोम के। उन्होंने कहा, यदि मैं उनमें से कुछ को खाए और नहर को साफ रखने के लिए छोड़ दूं तो यह कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। भले ही उसने स्लाइम्स के प्रदर्शन को कमतर आंका हो, जैसा कि सेठ ने देखा, उसे यकीन था कि वे सभी सामान्य जंगली स्लाइम से कहीं बेहतर थे। उन्होंने खाई में सड़े हुए मांस और हड्डियों को एक दृश्यमान गति से घोल दिया। यह इतना आकर्षक था कि सेठ दीवार पर अपनी विशालकाय छड़ी का उपयोग करना लगभग भूल गया। उन्होंने रिकॉर्डरों को अपनी ओर देखते हुए अपनी प्रसिद्ध छड़ी बाहर निकाली। तुम क्या कर रहे हो? क्या ये भला है? एली ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, और एक छड़ी भी। मैं दीवारों को थोड़ा मजबूत करने के लिए पृथ्वी के जादू का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन शश, उसने इसे गुप्त रखने का संकेत दिया। वह निपुण स्तर 2 पर पहुंच गया था और प्रशिक्षण के दौरान वह स्तर 6 पर पहुंच गया था। दीवार को पहले से ही पेशेवर जादूगरों द्वारा मजबूत किया गया था, लेकिन वह अपनी पौराणिक छड़ी की बदौलत अभी भी थोड़ा और जोड़ सकता था। कीचड़ सेना के हमले के कारण खाई का पानी शीघ्र ही साफ होने लगा तथा सड़ांध वाली दुर्गंध भी कम हो गई, जिससे सभी को राहत मिली। दीवार की पूरी लंबाई के साथ चलने के बाद एली नहरबंदी की देखभाल करने के लिए शहर में प्रवेश करती है। दूसरी ओर से इत्मीनान से दीवार के अंदर घूमता है और हर बार जब रिकॉर्डर दूसरी तरफ देखता है तो चुपके से उसे मजबूत करता है। दीवार के पास आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग थे। ऐसा लग रहा था कि कई घर सुनसान थे। क्या पिछले खूनी सूरज के दौरान इतने सारे लोग मर गए थे? वे सिर्फ बेकार के विचार थे, जैसे ही वह इधर-उधर घूमता और अपना काम पूरा करता। जब वह समाप्त हुआ तो शाम हो चुकी थी। कल बस कुछ ही घंटों बाद रक्त सूर्योदय होगा। एड्स बाय फ्यूचर को फायदा नाम तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट में प्रदान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 425 रक्त सूर्य पहली लहर। गुना नोबेल बिन स्टोर में विशेष ऑफर के साथ आपका स्वागत है। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए यूआरएल पर प्रोमो कोड 6B95HKJN का उपयोग करें। शॉपिंग का आनंद लें। सर्वनाश का लोहार C425 रक्त सूर्य पहली लहर। एड्स बाय फ्यूचर। अध्याय 425 रक्त सूर्य पहली लहर। घंटियों की आवाज से सेठ की नींद खुल गई। यह शहर का अलार्म था। सूर्योदय होने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे। ये सैनिकों को इकट्ठा होने और नागरिकों को आश्रय में छिपने का संकेत था। सेठ ने बाहर निकलने से पहले अपना कवच और लबादा पहना। लोगों की भीड़ उसे पार करके आश्रय के प्रवेश द्वार की ओर भाग रही थी। तभी शहर के माहौल में तनाव लगभग स्पष्ट हो गया। उसकी मुलाकात एली से हुई, जो अपने कमरे से बाहर निकली और वे शहर की दीवार की ओर चल पड़े, जहां टीम ने इकट्ठा होने की योजना बनाई थी। हवा में सैनिकों की घबराहट और भय साफ झलक रहा था, जो आने वाली घटना की आशंका में स्थिर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सूर्योदय का समय आ गया और सेठ को यकीन नहीं था कि उसने क्या उम्मीद की थी। ये वह नहीं था। न तो भोर हुई, न ही धीरे-धीरे उगता सूरज और न ही सुबह का स्वागत करने वाली किरणें। रात बिना किसी चेतावनी के प्रलय में बदल गई। दूर की दुनिया लाल रंग की हो गई क्योंकि रक्त सूर्य ने अचानक दुनिया को भयंकर तीव्रता से रोशन कर दिया। बादलों के क्षेत्र से आगे निकलने की हिम्मत करने वाला कोई भी अन्य रंग जलकर नष्ट हो गया। यहाँ तक कि उनके सिर के ऊपर घने बादल भी सौर प्रकोप को पूरी तरह से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अंधेरा शहर लाल रंग में डूबा हुआ था। ऊपर बादलों के आवरण के माध्यम से लाल रंग की किरणें स्पॉटलाइट की तरह टूट रही थी। सेठ को इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह न्याय दिवस की परिभाषा के अनुरूप था। दीवार पर खड़े सैनिक मैरून हाइलाइट्स और सूखे खून के रंग की छाया में डूबे हुए थे। अपने हथियारों को कसकर पकड़े हुए वे क्षितिज की ओर देख रहे थे। जल्द ही आवाज आई, लहरों का टूटना, गड़गड़ाहट की आवाज नहीं। क्षितिज पर लाल धूल के बादल दिखाई दिए, जो अंधेरे के गढ़ की ओर बढ़ रहे थे, जो सूर्य देवता के आशीर्वाद का विरोध कर रहा था। सामान्य आंखों से देखने के लिए यह बहुत दूर था। लोहार मैदान में बहते हुए राक्षसी मांस की बाढ़ को देख सकता था, क्षितिज को भर सकता था। उसे आज आर्गोस की आंख पहनने का लगभग पछतावा हुआ। उसने जो दृश्य देखा वह भयानक था। रक्त सूर्य की शापित रोशनी में इस भगदड़ में कोई भी राक्षस नहीं था। उनकी हड्डियों पर मौजूद मांस भगवान की शक्ति के तहत पिघलता रहा और अन्य प्राणियों के साथ फिर से इकट्ठा होता रहा, क्योंकि वे अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। ये वास्तव में उन्मत्त तरल शरीरों की एक लहर थी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। क्या तुम ठीक हो? तुम पीले दिख रहे हो सेठ, एली ने बगल से पूछा। सेठ सिर्फ थोड़ा सा सिर हिला सकता था, क्योंकि वह इस भयावहता को देख रहा था। वह इस तरह के शारीरिक डरावने अनुभव से निपटने में अच्छा नहीं था, लेकिन प्रभाव को कम करने के कारण वह कामयाब रहा। एली, मेरा मानना है कि तुम्हें खाई में कुछ और कीचड़ डाल देना चाहिए। ये बहुत बदसूरत हो सकता है। लहर बादलों के क्षेत्र की छाया में प्रवेश कर गई। पहले तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए और रक्त सूर्य की शक्ति कमजोर होती गई, उतार चढ़ाव रुक गया। अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि की सीमा से बहुत दूर मांस और हड्डियों के उग्र द्रव्यमान से एम्लेगमेशन ठोस हो गया। एड्स बाय फ्यूचर। उनकी खाल पिघले हुए मोम की तरह थी और कैंसर जैसी गांठों से ढकी हुई थी, जो कवच का काम करती थी। शहर की ओर भागती सेना के पास कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी। प्रत्येक संयोजन बहुत बड़ा था, जिसमें सबसे छोटा समूह उस क्षेत्र के बॉस से तुलनीय या उससे अधिक शक्तिशाली था, जिसका वे सामना करते थे। हालांकि पहला कदम उनका नहीं था और न ही दीवारों के सैनिकों का। चूंकि वे सामान्य आंखों से देखे जा सकने लायक करीब थे, इसलिए वे भी काले बादलों की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। भगदड़ की गड़गड़ाहट जिसने उनके कानों को पीड़ा दी थी और उनके दिल को झकझोर दिया था, अचानक ऊपर बादलों की गड़गड़ाहट में डूब गई। जैसे उकसाया गया हो, असली गड़गड़ाहट ने अपना सिर उठाया और रोशनी की तेज चमक ने अंधेरे को रोशन कर दिया। घरों के गिरने के साथ ही बिजली की मोटी चमक शुरू हो गई, जिससे दुनिया चकाचौंध भरी रोशनी और कान फाड़ देने वाली दहाड़ से ढक गई। ऊपर देखते हुए सेठ ने मिस्टर फेल्स और एक समान दिखने वाले डेमन को एक गार्ड टॉवर की बालकनी पर पाया। ये लगभग एक नृत्य की तरह लग रहा था, क्योंकि पूरा दानव चलता था और फेलिस उसकी हरकतों को दोहराता था। हर बार जब उनकी हरकतों में थोड़ी सी भी रुकावट आती थी, तो बिजली चमकती थी और गड़गड़ाहट से दुनिया डूब जाती थी। जहां भी उनके हमले हुए, उन्होंने पीछे सिर्फ झुलसी हुई धरती के गड्ढे छोड़े। जिन राक्षसों को उन्होंने मारा, उनमें से कुछ भी नहीं बचा। बादल सिर्फ सूरज से सुरक्षा ही नहीं थे, बल्कि इस पहली रक्षा पंक्ति की नींव भी थे। दूसरा जाल का क्षेत्र होता, लेकिन शहर में समय रहते इसे ठीक करने के लिए जनशक्ति की कमी थी। बिजली की बौछार के तहत एम्लेगमेशन बाहरी अवरोध तक पहुंच गया, जहां बादल की आगंतुकता कम होने से पहले तीव्र हो गई। टॉवर की ओर देखते हुए सेठ ने देखा कि दोनों राक्षस सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। शायद अब के लिए यही सब था। ये स्पष्ट था कि वे लंबे समय तक बमबारी जारी नहीं रख सकते थे। फिर भी सबसे बड़े सम्मेलन को बिजली ने नीचे गिरा दिया था, जिससे भयानक दुश्मन सेना शायद अपनी मूल शक्ति का आधा हिस्सा ही बचा पाई। जब बिजली थम गई, तो जादूगर ने उन जानवरों पर निशाना साधा जो बाहरी अवरोध को तोड़ने में व्यस्त थे। निहत्थे दुश्मनों पर चमकदार मंत्रों की बारिश होने लगी। अखास के लोगों ने जितना हो सके उतने लोगों को मारने की पूरी कोशिश की, क्योंकि हर कोई जानता था अवरोध केवल समय खरीदने के लिए था। हालांकि उनका समय उम्मीद से कम था। अग्रिम पंक्ति के बहुत पीछे से एक विशालकाय जानवर आया। बाकी एम्लेगमेशन से बहुत आगे एक विशालकाय जानवर बैरियर पर हमला करने आया। ये देर से आया था और बिजली की बारिश से बचने में कामयाब रहा, जिसने आकार और ताकत में किसी भी चीज को काट दिया था। अपने बचे हुए सहयोगियों को रौंदते हुए यह बाधा से टकरा गया। यह एक पल के लिए, उम्मीद की एक छोटी सी किरण के लिए, तुरंत टूटने से पहले टिक गया। वे सदमे में थे। उन्होंने देखा कि अवरोध बहुत जल्दी टूट गया। दीवार पर सेठ ने कमांडरों को चिल्लाते हुए आदेश सुना और सैनिक जल्दी से अपनी स्थिति में आ गए। टावरों में जादूगरों ने झुंड को कम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि तीरंदाज अपने तीर और कौशल के साथ शामिल हो गए।
सेठ ये पहचानने से खुद को नहीं रोक पाया कि ये लोग उठ के अपने समकक्षों की तुलना में सामान्य रूप से बहुत अधिक मजबूत थे, न तो स्तर के हिसाब से और न ही वर्ग के हिसाब से। ये केवल एक छोटा सा विकर्षण था, क्योंकि उसके पास इस तरह की स्थिति में अपना ध्यान विभाजित करने का समय नहीं था। उसने तीरंदाजों के साथ जुड़ने से पहले रिकॉर्डर को दूसरी ओर देखने को कहा। उसे अपना धनुष इस्तेमाल किए हुए काफी समय हो गया था, लेकिन ये पहले जैसा धनुष नहीं था। क्षमता हासिल करने के बाद सेठ ने धनुष को मजबूत और परिष्कृत किया था। इसका नाम बदलकर माइंड रीपर कर दिया गया और प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को नुकसान पहुंचाने के अवसर के अलावा इसने सक्रिय कौशल लाइफ रीपर प्राप्त किया। बिना निशाना लगाए तीर स्वचालित रूप से सबसे अच्छे संभावित लक्ष्य पर निशाना साधकर तुरंत मार गिराएगा। एज बाय पर फ्यूचर, यह कोई गारंटीशुदा हत्या नहीं थी, लेकिन हर मिनट जब कूलडाउन खत्म हो जाता था तो सेठ आसानी से एक तीर चला सकता था जो कम से कम जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता था। चूंकि तीर उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए लोहार ने कम गुणवत्ता वाले तीरों को तेजी से फायर करने में अपना कौशल दिखाना शुरू कर दिया। बाहरी अवरोध के टूटने के बाद अगली रक्षा पंक्ति द्वितीय अवरोध थी। उसके बाद खाई और मुख्य अवरोध था जो शहर की दीवार की रक्षा करता था। जैसे ही अम्लग्मेशन द्वितीय अवरोध की ओर बढ़े, सभी ने उग्र रूप से विशालकाय मैमथ पर निशाना साधा। अगर यह चीज बाधा तक पहुंचने में कामयाब हो जाती तो यह बाहरी बाधा की तरह ही जल्दी खत्म हो जाती। जादुई टावरों और तीरंदाजों की संयुक्त गोलीबारी में विशालकाय जानवर नष्ट हो गया। ये लगभग जरूरत से ज्यादा था। हालांकि उनकी राहत तात्कालिक थी। कोई नहीं जानता कि यह कैसे या क्यों हुआ, लेकिन जब लहर अंततः खाई के बाहर द्वितीय अवरोध तक पहुंची तो वह लगभग तुरंत ही टूट गई। वे केवल अविश्वास में देख सकते थे क्योंकि 6-10 मीटर ऊंची राक्षसों की सेना अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति तक पहुंचने के लिए खाई में कूदने लगी थी। योजक चिन्ह माइंड रीपर अद्वितीय क्षति 750 स्थायित्व 2600। 1 इस धनुष से छोड़े गए तीर बहुत दुर्भावना दिखाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधते हैं। 2 लगाए गए घाव भयानक दर्द पैदा करेंगे, प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं होंगे बल्कि सड़ने लगेंगे, संक्रमण और विषाक्तता की उच्च संभावना होगी। 3 हिट होने पर दिमाग में व्यवधान उत्पन्न होने की 60% संभावना, प्रभाव स्तब्ध भ्रम आतंक। 5 हिट होने पर माइंड डेके होने की 20% संभावना। 6 आत्मा क्षय होने की 10% संभावना। 7 सक्रिय कौशल लाइफ रीपर जर्नीमैन स्मिथ के कुटिल हाथों द्वारा बनाया गया एक भयानक हथियार, एक ऐसा धनुष जो अपने उपकारकर्ता के शत्रुओं को चोट पहुंचाने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने की दुर्भावनापूर्ण इच्छा से बना है। यदि कोई अन्य व्यक्ति इस धनुष का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे शरीर और मन में क्षय के अभिशाप से चोट पहुंचेगी। उपयोग आवश्यकताएं सेठ स्मिथ 90 शक्ति ग्रेटर देन एज बाय पर फ्यूचर को फायदा तक और अधिक अध्याय लाने में हमारी सहायता करें। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।